आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। आज से आप लोगों का पॉलिटी स्टार्ट है और इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान। संविधान का मतलब होता है सम यानी कि बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम। जब सबके लिए नियम कानून बराबर हो तो उसको कहा जाता है संविधान। संविधान बनाना जरूरी क्यों था? क्योंकि हमारा जो देश है भारत, उसमें हमेशा से न्याय प्रणाली को ही तवज्जो दिया गया है, यानी हर किसी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो इसीलिए संविधान को बनाया गया कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो। तो जो संविधान का किताब है उसमें टोटल कितना चैप्टर है, ये जो संविधान लिखा गया था तो उसमें कितना टोटल चैप्टर लिख दिया गया कि भाई यही चैप्टर को पढ़ के आपके पूरे देश को क्या करना है, चलाना है। तो वो टोटल चैप्टर था 12 चैप्टर लिखा गया था। उसके अंदर सब सेक्शन में लिखा गया था 395 आर्टिकल। ठीक है, 395 आर्टिकल है। इस आर्टिकल जो 22 आपका चैप्टर है और 395 आर्टिकल है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी जगह घूमने जाना है तो आपको बहुत सारा बैग करना होगा। ठीक है, कपड़े तो आपके थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन मतलब कपड़े आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बैग तो 2-3 को करना होगा कि सारा कपड़ा उसमें अट जाए। तो हम मान लो कि ये 2 ठो बैग में मेरा पूरा कपड़ा अट गया, तो वो जो 2 ठो बैग है वो क्या हो जाएगा, आपका पार्ट हो जाएगा। अब वो जो कपड़े हैं आपका 4 गो जोड़ी है, 5 गो जोड़ी है, 10 जोड़ी कपड़ा है, वो जो जोड़ी है कपड़ा का वो किसमें चला जाएगा, 395 आर्टिकल। ठीक है, 395 आपका आर्टिकल क्या हो गया, जोड़ी हो गया, और पार्ट क्या हो गया आपका, बैग हो गया। समझ में आया? यानी 2 गो बैग में हम पूरा आर्टिकल को लेके, यानी कि पूरा कपड़ा जोड़ी का लेके चल रहे हैं। तो ये आपका आर्टिकल हो गया, ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि भाई हमको हर चीज में छोटा छोटा क्या बोलते हैं, हर चीज में मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, तो हम इसी में थोड़ी ना जाके चेंज करेंगे। बार बार बैग खोलेंगे चेंज का, ये खोलो गमछा रखना है, ये खोलो हमको क्या बोलते हैं ब्रश रखना है, जिबिया रखना है, ऐसे तो खोलेंगे नहीं बार बार। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा झोला बना लेंगे। वो झोला में हम लोग क्या करेंगे, एगो क्या बोलते हैं गमछा रख लिए, कुछ खाने का रख लिए, या कुछ भी छूटल बढ़ल जो भी है उस झोला में हम लोग डाल दिए। और जो बैग का साइड है उसमें चेन खोल के हम लोग ब्रश रख लिए, आपका जिबिया रख लिए, इस तरह से रख लिए। तो उसको बोलेंगे हम शेड्यूल। बार बार हम लोग को इसमें जाके चेंज नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट इसमें जाके चेंज आराम से कर लेंगे। तो वो शेड्यूल हो गया। पहले 8 था, अब 12 हुआ। अब ये जो शेड्यूल है ये टोटल है कितना, 12 है। और इस 12 में सबसे पहले आता है यूनियन, फिर आता है सैलरी, फिर आता है ओथ, इस तरह से करके पूरा 12 था। अब ये सब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि संघ। ये जो भारत है वो एक संघ है। कितने इसमें स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से बॉर्डर हम लोग का सटा हुआ है, बड़ल टूटल सब चीज इसमें देखेंगे हम लोग बॉर्डर के हिसाब से, कि राज्य में देश में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो वो हम लोग यूनियन में देख लिए। अच्छा, इसमें हम लोग कोई भी देश को जोड़ भी सकते हैं, किसी भी देश को आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे नहीं जल्दी से, क्योंकि भारत तो भाई एक मुट्ठी है। इस मुट्ठी में से कोई भी एक अंग अगर कट के गिर गया तो तकलीफ भारत माँ को होगी। तो उसको हम लोग कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग भारत को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसमें जोड़ जरूर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बिछड़े हुए जो लोग हैं उनको हम जरूर जोड़ सकते हैं, लेकिन भारत को कभी टूटने नहीं देंगे। तो वो चीज आपका सिक्किम यूनियन में लिखा गया है। फिर बात करेंगे सैलरी क्या होता है। अब सैलरी, अब भाई हम लोग के देश में जो भी नेता काम कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर काम कर रहे हैं, उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। वो सैलरी कितना होगा, कब बढ़ेगा, वो सारा चीज किसमें लिखा गया है, शेड्यूल सेकंड में। शेड्यूल सेकंड में आपका सैलरी का बात किया गया कि कितना रुपया मिलेगा आपको। एक नेता काम कर रहा है तो वो कितना घूस खाएगा, कितना रुपया खाएगा, कितना क्या करेगा, वो सारा चीज इसमें घूस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, आपका मेन खाली सैलरी के बारे में लिखा है। अब तीसरा में होता है ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है कि कसम। जब कोई एक इंसान नेता बनेगा, जब कोई एक इंसान जज बनेगा, जब कोई एक ऑफिसर बनेगा तो वो कसम खाएगा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य को निभाऊंगा। तो वो जो कसम है सबका अलग अलग कसम होगा। एक ऑफिसर अलग तरीके से कसम खाएगा कि मैं कसम खाता हूं कि जब भी कोई दुश्मन मेरे सामने आएगा तो हम उसको मारेंगे अपने देश के लिए। एक जज कसम खाएगा कि भाई मैं अपनी पूरी निष्ठा से लोगों को न्याय दिलाऊंगा। तो ये जो अलग अलग कसम का लाइन है वो सब कुछ कहाँ लिखा गया है, वो ओथ में लिखा हुआ है। और इसको आप याद कैसे रखेंगे, ओथ कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। और जब आपका ये
जो मुस्लिम लोग में क्या होता है कि जब आपका शादी ब्याह होगा तो वहां पे बोला जाता है कि कबूल है 3 बार बोला जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो ये तीसरा नंबर है वो किसके लिए है, कसम के लिए है। कबूल है वो कितना नंबर में आएगा, तीसरा नंबर के लिए आएगा। अब हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर के लिए। चौथा नंबर पे क्या है, सीट के बारे में बताया गया है। राज्यसभा का सीट, कितना सीट होगा हर स्टेट से राज्यसभा में। जो पार्लियामेंट दिल्ली में बैठी हुई है वहां पे लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो जो राज्यसभा है उसमें कितना सीट रहेगा, जैसे बिहार का 16 सीट है, यूपी का आपका 32-38 सीट है। तो वो जो सीट है वो टोटल कितना लगेगा, वो आपका राज्यसभा में लिखा गया है कि इतने सीट है और यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आएंगे और बैठेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। 5 नंबर पे क्या किया गया है, SC ST लोकसभा में कितना सीट रहेगा। ये हम लोग की क्या बोले तो एक तरह से बदनसीबी है। जब भारत में जो ये कास्ट है, जो जब तक ये जाति रहेगी तब तक ये सब चीज भी रहेगी, ठीक है। ये जो ST है इन लोगों को इतना तड़पाया गया कि संविधान का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सबको बराबर न्याय मिलेगा। तो सबको बराबर अगर न्याय चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनको संविधान में अलग से थोड़ा जगह देना पड़ेगा। तो इसीलिए SC और ST इन दोनों को लोकसभा में एक सीट निर्धारित कर दिया गया कि भाई जब भी इलेक्शन होगा ये लोग इस सीट पे लड़ेंगे, इनके जगह पे कोई नहीं आएगा। महिला लोग के लिए भी अलग से जगह वहां पे बनाया गया है, लोकसभा महिला लोग के लिए भी जगह बनाया गया है, और SC और ST के लिए जगह बनाया गया है। SC और ST के लिए जगह बनाया गया तो वो 5th शेड्यूल में है। फिर बात करते हैं हम लोग 6th शेड्यूल में। हम लोग टोटल 5 पढ़ लिए। पहला पढ़े यूनियन, फिर पढ़े सैलरी, फिर पढ़े ओथ, फिर पढ़े SC RS का सीट, फिर पढ़े SC ST लोकसभा सीट, ठीक है। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल में क्या है। 6th शेड्यूल में बहुत गजब का चीज है। हम लोग का जो भारत है पूरा 28 स्टेट है, लेकिन जो 8 वो स्टेट बसता है, ठीक है। उस 8 स्टेट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और भी बहुत सारे स्टेट हैं। लेकिन स्टेट में जंगल झाड़ ये सब बहुत है, पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत, मतलब वो जो वहां पे प्रकृति का आपको दर्शन मिलेगा, इस तरह का वो स्टेट है। वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि वो उनको काटे नोचे और वो पूरे अपने जो देश की खूबसूरती है उसको खत्म कर दे। वो चाहते हैं कि वो अपने देश को खुद देखें। तो इसीलिए जो सेंटर था वो खुद अपने देश को ये क्या बोलते हैं, इन लोगों को अलग से प्रावधान दे दिया कि ठीक है आप अपना देखिए, आप अपने से कानून बनाइए और अपना जो कानून है जंगल उंगल के लिए वो आप खुद अपना देख लीजिए, आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा सेंटर वाला। तो ये 6th शेड्यूल में बोल दिया गया कि आप खुद देख सकते हैं। इसमें इसका ट्रिक ये है, ATM में मनी नहीं है। A से होगा असम, T से होगा त्रिपुरा, M से होगा मिजोरम, M से होगा मेघालय। ये आपका 6th शेड्यूल में आ गया। अब बात करते हैं 7th शेड्यूल में क्या है। 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर में, स्टेट में और कॉन्करेंट। सेंटर के पास कुछ अधिकार हैं और स्टेट के पास कुछ अधिकार हैं। सेंटर वाला स्टेट में दखल अंदाजी नहीं करेगा, स्टेट वाला सेंटर में कोई भी ताक झाक नहीं करेगा। वो लोग अपना अपना कानून बनाएगा। अब इसको आप समझिएगा कैसे, जैसे कि सेंटर है, ठीक है। सेंटर में जो आर्मी रखने का जो है, एयरफोर्स रखने का है, वो सिर्फ सेंटर को अधिकार है और कोई नहीं रख सकता है। स्टेट बोलेगा कि हम भी लड़ेंगे, हम भी रखेंगे आर्मी और एयरफोर्स, तो ये गलत है, आप नहीं रख सकते। तो आपको सेंटर नहीं, स्टेट नहीं रख सकता है, लेकिन सेंटर रख सकता है। उसी तरह से स्टेट, जैसे कि आपको दारूबंदी है, बिहार में हुआ है, तो वो स्टेट वाला रख सकते हैं। सेंटर बोलेगा कि नहीं तुम हटा लो, टैक्स आ रहा है, क्यों रखे हो। तो सेंटर वाला बोलेगा कि नहीं भाई, संविधान में लिखा हुआ है कि ये मेरा अधिकार है तो हम करेंगे वो चीज। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, जिसमें दोनों मिलके कानून बनाए। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में दोनों मिलके कानून बनाता है। तो जब दोनों मिलके कानून बना रहा है, तब क्या होता है कि कभी कभी सेंटर भारी पड़ जाता है स्टेट पे। सेंटर बोलता है कि भाई हम बनाएंगे, ये सेंटर बोलता है कि भाई तुम मतलब क्या ही कर लोगे, हम बनाएंगे और कॉन्करेंट लिस्ट जो है तुमको मानना पड़ेगा, वो बेचारा को मानना पड़ता है स्टेट को। तो कभी कभी ये सब भी दिक्कत हो जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं 8वें में लैंग्वेज के बारे में। हम लोग के देश में टोटल 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज जिसमें आप अलग अलग एग्जाम भी दे सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है। वो एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वाणी। लेकिन ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ये आपका 22 में रखा, टोटल 22 है।
और भी बहुत सारे हैं, लेकिन टोटल 22 है। बिहार में मुख्यतः 5 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से है एक अंगिका, एक है वजिका, एक है मगही, एक है मैथिली और एक है भोजपुरी। ये टोटल 5 भाषाएं हैं जो बोली जाती है बिहार से, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा भाषा है जो यहाँ पे 22 लैंग्वेज में ऐड किया गया है। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म का 9 में। अब ये लैंड रिफॉर्म पहला अमेंडमेंट था। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा समस्या ये था कि यहाँ के जितने भी बड़े बड़े जमींदार हैं उनके पास अथाह जमीन था, इतना ज्यादा जमीन था कि मतलब वो लोग शोषण करते थे। जितने भी छोटे किसान हैं उनको अपने खेत पे काम करवाते थे और उनको बहुत शोषण होता था, जिसके वजह से जो कानून बना, ये कानून बना कि भाई अब से आप इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे, अब आपके पास उतना ही जमीन रहेगा जितना चाहिए। मतलब एक सील लगा दिया गया कि इस सील से ऊपर आप नहीं जाइएगा, इतना ही सील है, उसके ऊपर नहीं, इसके नीचे आप जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। और इसी सील के तहत आपका लैंड रिफॉर्म हुआ। और लैंड रिफॉर्म में एक और चीज हुआ था जो कि इंडिया के बाकी सारे देश में लागू किया गया कि चकबंदी फैसिलिटी ला दिया गया। मतलब अलग अलग जगह पे आपका जमीन होता था। अब वो जमीन को अब एक किसान है, उसका एगो जमीन यहाँ पे है, एगो जमीन यहाँ पे है, एगो जमीन इधर है, एगो इधर है, एगो इधर है, एगो इधर है। अब वो कितना जगह देखेगा? अब यही सारा जमीन अगर एक जगह आ जाए तो बहुत अच्छा से वो अपना खेती करेगा, उसको उतना दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए हमको 10 आदमी का रोटी बनाना है। अब 10 आदमी का रोटी बनाने के लिए कि हम 10 बार आटा साने हैं, टाइम भी ज्यादा लगेगा, हरासमेंट भी ज्यादा होगा, जितना का बउआ नहीं उतना का झुंझुन्ना हो जाएगा। तो उसी तरह से अब 10 आदमी का सानना है, एक के बार कटोरा भर के ले लेंगे, जल्दी सना भी जाएगा, आराम से रोटी भी बन जाएगा। उसी तरह से ये फैसिलिटी था आपका लैंड रिफॉर्म में। 10 जगह जो ये छिटाल है आटा जैसा, उसको इकट्ठा करो, आराम से उसमें खेती करो, आराम से बेचो और भाई पैसा कमाओ। तो वो चीज आपका लैंड रिफॉर्म में किया गया कि चकबंदी करो, अलग अलग जगह पे तुम्हारा जमीन है, उस जमीन को देखो कितना पैसा निकल रहा है। एगो जमीन है आपका 10 लाख का पड़ रहा है, एगो 5 लाख का पड़ रहा है, एगो 2 लाख का पड़ रहा है। तो टोटल कर लिए कितना निकला आप भाई? 15 लाख रुपया निकला। तो 15 लाख रुपया का जमीन एक जगह करके इस जगह पैसे दे देंगे। यहाँ पे बहुत आसानी से आप खेती कर सकते हैं। तो ये लैंड रिफॉर्म हो गया। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब क्या हुआ? 2 ठो, जैसे बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है। अब कांग्रेस वाला बोल रहा है कि भाई बीजेपी जीत रहा है, चलो 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 इसके पास चलते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद, अब इलेक्शन जीतने से पहले जितना मन है फुदुकते रहिए, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी कहाँ, ऐसा फुदुकते रहिए। लेकिन एक बार जब इलेक्शन आप जीत लिए उसके बाद आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो कांग्रेस वाला है वो किसमें, ये बीजेपी वाला ना कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस वाला ना बीजेपी में जाएगा। कब? इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले आप जा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बिना पेंदी का लोटा जैसा मत उलटिए, कभी इधर कभी उधर, उसमें पेनी लगाइए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कई काम किया, वो लोटा में पेनी लगाने का काम किया कि जितने नेता हैं ये अपने आप को जिताने के लिए, जब इलेक्शन में आप जीत जा रहे हैं, जिस भी क्या बोलते हैं कांग्रेस की तरफ से जीत रहे तो उसके में रहिए, बीजेपी की तरफ से उसमें रहिए। क्योंकि भाई आपको जो लोग हैं वो आपको वोट क्यों दिए हैं? आपको वो वोट इसीलिए दिया है क्योंकि आपने ये वाला पार्टी चुना था। अब तो धोखा हो गया, आप इसको छोड़ के इसमें कैसे जा सकते हैं? तो इसलिए एंटी डिफेक्शन आया। समझ में आया? यानी कि ये लोटा में पेनी लगाने का काम किया। उसके बाद अब बात करते हैं 11 नंबर में क्या हुआ। पंचायत आया। पंचायत बहुत ज्यादा जरूरी था और पंचायत को और ज्यादा मजबूत करना भी जरूरी है और यहाँ पे सही आदमी को आना भी जरूरी है। जब तक पंचायत का हालत नहीं सुधरेगा तब तक गांव का भी हालत नहीं सुधरेगा। और ये 73rd अमेंडमेंट में लाया गया था 1993 में। अब देखिए कैसे सुधरेगा। जब एक स्कूल को चलाना होता है, स्कूल को चलाना छोड़िए, स्कूल के अंदर एक क्लास को अगर चलाना होता है तो वहां पे क्लास टीचर का जरूरत पड़ता है कि भाई क्लास टीचर रहेगा तब बच्चा लोग शांति से रहेगा। ठीक है, इतना बड़ा देश है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद बैठा हुआ है आपका चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, फिर आपका डीएम है। इस तरह से इतने सारे लोग हैं, गांव में कौन देख रहा है?
ये लोग भाई ऊपर ऊपर लेवल पे देखेगा, गांव में कौन देखेगा? गांव में अगर एक घर में झगड़ा हो रहा है दूसरे घर के कि भाई मेरा खेत को जो है ये हड़प लिया है, ये सब चीज पे फैसला कौन सुनाएगा? इन सब चीजों को कौन देखेगा? तो आप पंचायत को देखिए, वहां पे भाई किसी का नल नहीं है, किसी का सड़क नहीं है, अब सड़क के लिए आप प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी बोलिएगा, तो वहां पे कौन काम आएगा? आपका पंचायत का मुखिया काम आएगा। वो मुखिया है जो इतना पावर होता है मुखिया में कि वो एक गांव को बदल सकता है, और जब एक गांव बदलेगा तो एक पूरा का पूरा देश बदल सकता है। पर ये लोग ढंग से काम नहीं करेंगे। एक बार मुखिया बन जाएंगे तो सोचेंगे अब राजा है, इसी में खाएंगे आप पूरा क्या बोलते हैं, पूरा खानदान को हम इसी में भाई राजा बनाएंगे। तो इसलिए पंचायत आया तो अच्छे भाव से था, लेकिन इसका ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को नमस्कार है कि वो लोग गजब का काम करते हैं। जैसे कि राजस्थान की एक लड़की बनी थी, मुखिया बनी थी, बहुत अच्छा काम की वो, लेकिन ये बाकी सारे जगह पे वो लोग खाने के लिए बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं 12 नंबर पे म्यूनसिपैलिटी का भी वही काम था। पंचायत गांव के लेवल पे देखता था, म्यूनसिपैलिटी जो है शहर के लेवल पे देखता था। शहर में भी जो छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे रोड का व्यवस्था नहीं है या पानी का व्यवस्था नहीं है, तो उनको देखने के लिए रोड का सफाई, पानी अच्छे से आ रहा है कि नहीं, वहां पे जो बगल में मंदिर है उस मंदिर का सफाई, उस सब चीजों को देखने का काम कौन करेगा? म्यूनसिपैलिटी करेगा। ये दोनों को एक साथ लाया गया था, ये दोनों बहुत अच्छा डिसीजन था। इसको और मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, और सही इंसान को भी बैठाना जरूरी है। और हमको ऐसा लगता है कि इस लेवल का भी एक एग्जाम दे देना चाहिए, जो यहाँ पे आके बैठ के एक ऑफिसर ढंग से काम कर सके। तो हम लोग क्या देखे थे? संविधान देख लिए, आर्टिकल देख लिए, 395 पार्ट देख लिए, उसके बाद क्या देख लिए? शेड्यूल देख लिया, उसके बाद फिर क्या देखे? शेड्यूल में टोटल 12 ठो शेड्यूल है, सब देख लिए। रिवीजन कर लेते हैं। यूनियन है, सैलरी है, पैसा का बात किया गया है, यहाँ पे कसम का बात किया गया है, यहाँ पे राज्यसभा का लोक सीट का बात किया गया है, यहाँ पे SC/ST का लोकसभा का बात किया गया है, लोकसभा की सीट पे कितने SC/ST बैठेंगे उसका बात किया गया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में 6 में बात किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके में बात किया गया है? 7 में बात किया गया है। लैंग्वेज 8 में लैंग्वेज हो गया। हाँ, उसके बाद फिर किसमें? 9 में लैंड रिफॉर्म के बारे में बात किया गया है। 10 में एंटिटी फैक्शन के बारे में बात किया गया है। 11 में पंचायत के बारे में बात किया गया है। 12 में म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात किया गया है। और इन सब को आप अच्छे से लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और कल हम लोग इसके बाद देखेंगे आगे का। थैंक यू।